तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आए हैं। ये क्वेश्चन 8 जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो देखते हैं इन्हें देरी ना करते हुए। एक अन्वेषक आरटीई शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान उपकरण इस प्रयोजनार्थ सबसे अधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनी, प्रश्नावली, समाजमिति, प्रेक्षण। निर्धारण मापनी किसी चीज को रेटिंग के लिए होती है, यानी ये रेटिंग स्केल के रूप में काम करती है, तो ये नहीं होगी। प्रश्नावली, समाजमिति या प्रेक्षण। समाजमिति का प्रयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है या सामाजिक शोध के लिए किया जाता है। प्रेक्षण विधि भी सामाजिक शोध में होती है। प्रश्नावली का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो प्रश्नावली हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं। प्रश्नावली छोटे छोटे प्रश्नों की सूची होती है, ये तो सबको पता ही होगा। उनके द्वारा आलोक में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। मनोविज्ञान और सामाजिक शोधों में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रश्न एक उपयुक्त अनुसंधान उपकरण के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, एक अनुसंधानकर्ता ने स्वतंत्र प्रतिदर्शों पर आधारित दो मध्यमानों की तुलना करने के लिए टी परीक्षण किया और पाया 0.05 स्तर पर टी का मान सार्थक है। इसका अर्थ क्या होगा? इस बात की संभावना कि मध्यमानों के बीच 100 से 5 अंतर प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं। इस बात की संभावना कि मध्यमानों के बीच 100 से 95 अंतर प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं। यदि प्रयोग को 100 बार दोहराया जाएगा, प्राप्त परिणाम केवल 5 बार प्राप्त होंगे। यदि प्रयोग को 5 बार दोहराया जाएगा तो इससे हर बार यही परिणाम प्राप्त होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? देखिए यहाँ पर ये जो टी का मान है ये 0.5 स्तर तक सार्थक माना गया है, तो यहाँ पर हम 100 में से 5 का अंतर प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं ये मानेंगे। मध्यमानों के बीच 100 में से 5 अंतर त्रुटियों के कारण आए हैं ये माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि 0.05 और 0.01 के सार्थकता स्तरों का प्रयोग टी अनुपात की सार्थकता के निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए पहला तो होता है 0.05 और दूसरा सार्थकता स्तर क्या माना जाता है? 0.01। तो या तो ये माना जाएगा या ये माना जाएगा। यदि ये माना जाएगा या ये माना जाएगा तो 99% रिजल्ट प्रयोज्य के हित में है, और ये माना जाएगा तो 95% रिजल्ट प्रयोज्य के हित में माना जाएगा। एक शोधकर्ता दो समूहों से प्राप्त उसी प्रदत्त पर टी परीक्षण और एफ परीक्षण दोनों का प्रयोग करता है। गणना करने पर टी और एफ के मानों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध होगा। देखिए टी परीक्षण जो होता है ये 30 से कम समूह पर किया जाता है, या जनसंख्या जो है 30 से कम होती है तब हम टी परीक्षण का प्रयोग करते हैं, और एफ परीक्षण का प्रयोग हम तब करते हैं जब जनसंख्या हमारी 30 से अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें मान कौन सा माना जाएगा? टी और एफ के मानों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध किसके द्वारा होगा गणना करने पर? टी और एफ बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कम की तुलना है और इसमें अधिक है। टी स्क्वायर एफ, टी इक्वल एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर हो गए तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा ना, एफ तो पहले ही टी से बड़ा हुआ है। टी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ये भी सही नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा टी स्क्वायर एफ, यानी कि अगर हम 30 की जगह 60 कर दें तब हमारा एफ के बराबर होगा, या 30 की जगह अगर हम 31 भी कर देंगे ना तो हमारा एफ के इक्वल माना जाएगा। तो हमारा आंसर टी स्क्वायर एफ आएगा। हाँ जी। चर x और y का ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक -48 है। दोनों चरों में समान चरता का अनुपात होगा। तो इसका आंसर इसमें है 0.23।
परीक्षणोपरांत एक ऋणात्मक विषमिताकार वाले कर्व के आधार पर परीक्षण के काठिन्य के बारे में सही अनुमान होगा। परीक्षण सरल था, परीक्षण कठिन था, परीक्षण ना तो सरल है और ना ही कठिन है। परीक्षण के काठिन्य के बारे में कोई अभिकथन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विषमताकार ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये है कि परीक्षण सरल था। ए वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान का अंकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया इसमें। स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए। स्वतंत्र चर का एक दूसरे के साथ कम सहसंबंध होना चाहिए। देखिए इसमें बात की गई है यहाँ पर अधिकतम मान का अंकन करने के लिए, तो अधिक और कम दोनों के बारे में जब हम ज्ञात करेंगे तभी हमें अधिकतम मान के बारे में पता चलेगा, है ना। तो इसलिए हमारी दोनों शर्तें पूरी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा आपका सी, दोनों शर्तें पूरी की जानी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है समकक्ष प्रतिदर्शों का प्रयोग कर किसी शोधकर्ता ने 100 परीक्षणों में से 95 के अंतर्गत सार्थक सहसंबंध प्राप्त किए हैं। वो हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही इसमें आंसर आएगा। कौन सा स्तर आएगा अभी बताया था आपको, 95 वाला, इन्होंने क्वेश्चन को पलटकर यहाँ पर दे दिया है, तो हमारा इसमें आएगा 0.5। उसने शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। इस संबंध में अल्फा स्तर होगा 0.5। जब किसी पत्रिका में आप एक ऐसा शोध विनिबंध पढ़ते हैं जिसकी समीक्षा ना की गई हो, तो रिपोर्ट के किस पक्ष के संबंध में आपको सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए? लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल के संबंध में, शोध की रिपोर्ट करने में प्रदर्शित परिनिष्ठता के संबंध में, रिपोर्ट के आकार के संबंध में, शोध प्रश्न के व्यावहारिक महत्व के संबंध में। देखिए व्यावहारिक महत्व से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम शोध निबंध को पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट का आकार, वो भी उससे कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वो शोध पर डिपेंड करता है कि रिपोर्ट का आकार कैसा होगा। लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल से भी कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर आंसर होगा शोध की रिपोर्ट करने में प्रदर्शित परिनिष्ठता से। आप ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निर्णय से प्रतिदर्शन त्रुटि में कमी आएगी? प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना, प्रतिदर्श आकार में कमी आना, व्यक्तियों के सजातीय समूह, प्रतिदर्श आकार में न्यूनता की संभावना। इसमें आंसर होगा प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना। प्रतिदर्श में वे सभी विशेषताएं या गुण उपस्थित हो जो जनसंख्या की में उपस्थित हैं। इसकी चर्चा करते हुए चैपलिन ने कहा, प्रतिनिधि प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो अपनी संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं का वास्तविक अभिसूचक होता है। जो प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जिस सीमा तक करता है, प्रतिदर्श त्रुटि उतनी ही कम होती है। कक्षा 12 में से 10 छात्रों को यादृच्छिक रूप से लिया गया है और उन्हें 3 सप्ताह तक योग का प्रशिक्षण दिया गया। उनकी स्वास्थ्यता, जीवन शैली की तुलना इसी प्रकार से चुने गए दूसरे समूह से की गई जिसे ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। शून्य परिकल्पना की स्वीकार्यता परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त होगा? इसमें छात्रों की संख्या 10 है, ठीक है, तो 10 छात्र हैं, तो हम 30 से कम वाला जो समूह लेते हैं वो टी परीक्षण होता है। तो यहाँ पर हमारा स्वतंत्र टी परीक्षण का प्रयोग हम करेंगे। हमारा आंसर होगा स्वतंत्र टी परीक्षण। टी टेस्ट को विलियम गॉजेट ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र परीक्षण एक सांख्यिकीय परीक्षण है जो यह निर्धारित करता है कि दो समूह में साधनों के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमान 100 है, प्रमाणिक विचलन 20 है और समूह की संख्या 100 है, पर विश्वास
के 0.1 स्तर पर वास्तविक मध्यमान के पाए जाने का संकेत देने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं कैसे किया गया है। इसमें इन्होंने बताया है 0.1 स्तर पर वास्तविक मध्यमान जनसंख्या मध्यमान 94.8 से 105.2 तक के बीच होगा। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के प्रति प्रशासकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते समय एक शोधकर्ता को अपने शोध के संबंध में पूर्व निर्धारित धारणाएं नहीं थी और उसने तब तक साक्षात्कार लेना जारी रखा जब तक प्रमुख तथ्य सामने नहीं आए। अनुसरण किए जाने वाले शोध प्रतिमान का उल्लेख कीजिए। कौन सा शोध प्रतिमान उसने अनुसरण किया इस काम के लिए? तो इसमें है, पहला है नृजातीय अध्ययन दृष्टिकोण, दूसरा आधारभूत, फिर है दृश्य प्रपंचात्मक अध्ययन उपागम, व्यक्ति केंद्रित अध्ययन दृष्टिकोण। नृजातीय इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक जाति के आधार पर वर्ग के लिए किया जाता है। आधारभूत सिद्धांत दृष्टिकोण इसमें हम अपना सकते हैं। उसके बाद यह है दृश्य प्रपंचात्मक अध्ययन उपागम, इसको भी नहीं कर सकते। व्यक्ति केंद्रित, ये केस स्टडी है, इसमें हम नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर इसमें होगा आधारभूत सिद्धांत दृष्टिकोण। बुनियादी सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत अवधारणाएं क्या क्या होती हैं? सामाजिक विज्ञान में एक विधि जिसमें डेटा एकत्र कर विश्लेषण करके एक नया सिद्धांत बनाना शामिल होता है। एक प्रकार का सिद्धांत जो आंकड़ों के संग्रह से अनिवार्य विकसित होता है। एक प्रकार का शोध पद्धति है जो किसी विशेष क्षेत्र की, ये की 2 बार आ गया इसमें, मुख्य चिंता और इसे हल करने के तरीकों के बारे में सिद्धांत को पेश करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा विज्ञान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण सेट का निर्धारण करने के लिए एक शोधकर्ता पाठ्यचर्या सामग्री के 2 समुच्चयों की तुलना करता है। अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक के स्रोत के रूप में काम कर सकता है? संघर्षण, पाठ्य सामग्री के चयन में पूर्वाग्रह, इतिहास, विषय प्रभाव। संघर्षण तो नहीं होगा इसमें, शिक्षण विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेट की बात हो रही है। शोधकर्ता पाठ्य सामग्री की बात हो रही है, तो यहाँ पाठ्यचर्या की बात हो रही है। यहाँ तो हम पाठ्य सामग्री के चयन के में पूर्वाग्रह जो है उन्हें देख सकते हैं। पूर्वाग्रह की बात यहाँ हो रही है। पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी वस्तु व्यक्ति को देखने के लिए उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, तो उसको हम पूर्वाग्रह का नाम देते हैं। जब हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं, तो उसके आधार पर हम सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा। तो वो जो धारणा होती है, मान लीजिए हमें एक बार बिजली से करंट लग गया, तो हमने अपने मन में ये बात बिठा ली और हमने ये धारणा बना ली कि जब भी हम बिजली को छुएंगे तो हमें करंट लगेगा। तो वो पूर्वाग्रह का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है शिक्षण के क्षेत्र में, वो पाठ्यचर्या सामग्री से रिलेटेड हो रही है। तो उसमें चयन में जो पूर्वाग्रह हैं उनको हम देख सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, सोर्स के रूप में ले सकते हैं। किसी समूह विशेष के बच्चों की विशेषताएं उजागर करने के लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा होगा? पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित शोध की समीक्षा, आत्मविमोह से पीड़ित बच्चों की विशेषताओं की समालोचनात्मक व्याख्या, आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूहों से संबंधित अध्ययन के निष्कर्ष, विशेष शिक्षा से संबंधित पुस्तकों की सूची। तो यहाँ फर्स्ट सोर्स की बात हो रही है, तो पहले प्राथमिक स्रोत में हम किसे लेंगे? आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूह से संबंधित अध्ययन के निष्कर्ष को हम यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। प्राथमिक स्रोत के रूप में हम उनको यूज कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर है। अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए
सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता, द्विविभाजित विश्वसनीयता, समकक्ष स्वरूप की विश्वसनीयता या अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता। यहाँ पर हम अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता का उपयोग करेंगे। हाँ, अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो कौन से किस संविधान के आधार पर किया गया है ये? अनुच्छेद 2002 के अधिनियम अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया, 2009 नहीं आएगा इसमें, 21 का यहाँ पर दो जगह दे रखा है। ये 2002 वाला जो अधिनियम था इसकी बात यहाँ पर की गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 का राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है? यहाँ पर बात हो रही है बाधा की। अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सामग्री, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य, तो ये तो नहीं है। माता पिता की गरीबी बाधा हो सकती है। संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई, ये भी बाधा का काम कर सकती है। चार दीवारी और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तो बाधा नहीं होगी क्योंकि ये उपलब्ध हो रहा है, तो इससे कोई बाधा नहीं होगी। माता पिता और शिक्षकों की मानसिकता इसमें बाधा बन सकती है। शिक्षकों की कमी भी बाधा हो सकती है बच्चों की शिक्षा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, 3, 5 एंड 6, 2, 3, 4, 5 है ये। 2, 3, 5 एंड 6 हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा आंसर। माता पिता की गरीबी, संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई, माता पिता और शिक्षकों की मानसिकता, शिक्षकों की कमी, ये चारों चीजें यहाँ पर बाधा के रूप में कार्य करेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं यूएसए कम्युनिटी कॉलेज के प्रकाशों को दर्शाती हैं? इसका मतलब है यूएसए के कम्युनिटी कॉलेज में कौन सी संरचना का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 है कम शुल्क संरचना, स्थानीय रूप से अवस्थित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वंचित वर्गों की सहायता करना, शहरी गरीबों की सहायता करना। तो यहाँ पर कम्युनिटी कॉलेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कम शुल्क की संरचना जो है वो तो अपनाई जाती है। बाकी देखिए यूएसए में स्थानीय रूप से अवस्थित शिक्षा को महत्व दिया जाता है, यानी जिस स्थान में बच्चे रहते हैं या जिस स्थान में माता पिता रहते हैं उसी स्थान का जो लोकल स्कूल होता है उसी में उनका एडमिशन कराना होता है। जैसे हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या होता है, जो स्कूल बेस्ट होगा हर पेरेंट्स अपने बच्चे को वहीं एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं उसमें वो वहाँ के स्थानीय रूप से जो अवस्थित होते हैं उन्हीं में उनको बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये अभी पॉसिबल नहीं हुई है यूएसए में। वंचित वर्गों की सहायता करना ये कम्युनिटी कॉलेज में किया जाता है। शहरी गरीबों की सहायता करना, तो शहरी गरीबों से तो कोई मतलब नहीं है कम्युनिटी कॉलेज का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 ये ऑप्शन नंबर सी इसमें आएगा, कम शुल्क संरचना, स्थानीय रूप से अवस्थित, वंचित वर्गों की सहायता। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली से शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीकरण होता है? यूएसए की प्राथमिक शिक्षा में, आयरलैंड की उच्च शिक्षा में, यूके की प्राथमिक शिक्षा में। यहाँ पर बात हो रही है
शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीकरण होता है? भारत के नवोदय विद्यालयों में। जवाहर नवोदय विद्यालय या नवोदय विद्यालय भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा एवं पूर्ण केंद्रित विद्यालय है। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य गांव-गांव तक उत्तम शिक्षा पहुंचाना है। विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम संसाधन दूरस्थ शिक्षा की व्यापक अवधारणा प्रदान करते हैं? सचल अधिगम, शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर अंतःक्रिया का अवसर, जनसंचार माध्यम, सृजनात्मक अनुदेशन विधियों का प्रयोग, आईसीटी और मुद्रित सामग्री। तो हमारी बात हो रही है यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा से संबंधित, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सचल अधिगम। दूरस्थ शिक्षा में पॉसिबल है क्योंकि हम कहीं पर भी रहकर हम इससे लर्निंग कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच इंटरेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। जनसंचार माध्यम पॉसिबल है। सृजनात्मक अनुदेशन विधियों का प्रयोग, सृजनात्मक अनुदेशन यहाँ पर नहीं मिल सकता। आईसीटी का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। आईसीटी का प्रयोग तो दूरस्थ शिक्षा में होता ही है। और मुद्रित सामग्री, इसमें दूरस्थ शिक्षा में बुक्स वगैरह जो होती हैं वो बच्चों को पकड़ा दी जाती हैं और बच्चे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके पास होते हैं, परीक्षा देते हैं। 1, 3, 5 और 6 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं, सचल अधिगम, जनसंचार माध्यम, आईसीटी, मुद्रित सामग्री, ये गलत लिखा हुआ है। विद्यार्थी सहयोग सेवाएं, बहुमाध्यमी शिक्षण व्यवस्था होती है। इसमें बहुत सारे मीडियम होते हैं, हम किसी भी भाषा में शिक्षण कर सकते हैं। सतत मूल्यांकन की व्यवस्था इसमें की जाती है दूरस्थ शिक्षा में। तो यहाँ मेरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी 20 क्वेश्चन वाली, ये कंप्लीट हो गई है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को भी मेरी वीडियो मिलती रहे।